नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते तीसरी मौत हो गई है। कोरोना से पीड़ित 19 साल की एक युवती ने दम तोड़ दिया है। एम्स में रात 9:45 पर इस युवती की मौत हो गई। 1 जून को ही इस युवती को एम्स में शिफ्ट किया गया था। हालांकि ये ल्यूकेमिया से ग्रसित थी और कोरोना जांच में पॉजिटिव इसकी रिपोर्ट आई थी। रायपुर एम्स ने ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, धीरे धीरे बढ़ता मौत का आंकड़ा, अभी भी चुनौती बरकरार। आने वाले समय मानसून दस्तक देने को तैयार है, ऐसे में कैसी व्यवस्थाएं होगी, इस क्रम पे कहां विराम लगेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कि क्योंकि कल भी एक दिन में सर्वाधिक 127 मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए और मौत भी एक युवती की हुई। हालांकि जिस युवती की मौत हुई ललित, उसे ब्लड कैंसर था, ल्यूकेमिया से वो पीड़ित थी। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबियत बिगड़ने के बाद, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 1 जून को उसे निजी अस्पताल से एम्स में शिफ्ट किया गया था। तमाम कोशिशों के बाद एम्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि तमाम कोशिश की गई युवती को बचाने की, लेकिन नहीं बचाया जा सका और कल रात 9:45 में युवती ने दम तोड़ दिया। जगदलपुर निवासी युवती थी और इस मौत को मिला के अगर देखा जाए ललित, तो ये तीसरी मौत ऑफिशियली रूप से छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुई है। इससे पहले भी राजधानी रायपुर में एक युवक दम तोड़ चुका है। दुर्ग जिले के चरोदा की एक महिला दम तोड़ चुकी है और बीती रात एक जगदलपुर की युवती। कुल मिला के समझा जा सकता है कि न केवल कुल जो पीड़ितों की संख्या है वो 900 तक पहुंच चुकी है, एक्टिव मरीजों की संख्या 661 हो चुकी है, बल्कि मौत का भी जो आंकड़ा है अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जो बड़ा चुनौती और बड़ा चिंता का विषय है कि आखिरकार इन तमाम चीजों पे लगाम कैसे लगेगा। चलिए, शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश जानकारी दे रहे थे। और बात वही हुई अवधेश जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। रायपुर से ही एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मंदिर हसौद थाने को सील करना पड़ा। थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी कोविड-19 पॉजिटिव मिला और उसके बाद थानेदार समेत पूरे स्टाफ को होम क्वारंटीन किया गया है। थाने के स्टाफ का सैंपल भी लिया जा रहा है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है और विधानसभा थाने को इस थाने की, मंदिर हसौद थाने की जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश इसी बात का जिक्र कर रहे थे। शुरुआत से ही न्यूज़ 18 लगातार ये खबर उठाता रहा कि स्थितियां अगर एक बार हाथ से निकली तो बेकाबू होती चली जाएंगी। इधर सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक बिजली उपभोक्ता को 80,000 अरब से ज्यादा का बिल भेज दिया। अब ये उपभोक्ता जिसको ये बिल मिला है वो इतना ज्यादा परेशान है, इस कदर परेशान है कि वो अपना हिसाब तक नहीं लगा पा रहा है। बिजली का बिल चुकाए या फिर बिजली दफ्तरों के वो चक्कर काटे, बिल को दुरुस्त करने के चक्कर में कोरोना काल में वो दौड़ता फिरे। अब इस अरबों के बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से कोई दलील सामने नहीं आई है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग इस पूरे मामले में सफाई क्या देता है। बहुत दिलचस्प ये सफाई होगी, इतना तय है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, 80,000 अरब से ज्यादा, मतलब इसका हिसाब लगाना संभव नहीं है। क्या बहाने कैसे कैसे आ सकते हैं? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या गलती से बिल भेज दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी, इस उपभोक्ता की जिंदगी व्यवस्थाएं नरक बना देंगी। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस तरह के बिजली बिल देखकर जरूर उपभोक्ता गफलत में आ गया होगा कि आखिर उसके पास इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया जिसकी वो काउंटिंग भी नहीं कर पा रहा है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार जब थी तब लोगों को राहत ये थी कि 100 यूनिट तक आपका अगर आपकी बिजली की खपत होती है तो आपका बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपये आता। लेकिन कांग्रेस सरकार के जाते ही जो बिजली के बिल आए हैं उसमें जरूर इस तरह की गफलत देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग परेशान है, क्योंकि उनके लगातार बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। इसकी शिकायतें लगातार
लगातार बिजली दफ्तर तक पहुंची। इसकी एक गलती ये भी हो सकती है क्योंकि अब तक जो मीटर रीडिंग है वो नहीं हुई है, यानी लॉकडाउन के दौरान मीटर रीडिंग करने के लिए कोई भी जो उपभोक्ताओं के घरों तक नहीं पहुंचे बिजली कर्मचारी। ऐसे में जो पिछले साल का जो एवरेज बिल है, एवरेज बिल के हिसाब से ही अभी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल थमाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश भर में इतने सारे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली के बिल एवरेज बिल के हिसाब से दिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो सामने आती ही रहेंगी। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी वाकई बहुत बड़ी भूल बिजली विभाग के अधिकारियों की भी है, बिजली जो प्रिंटिंग करते हैं उनकी भी है कि इस तरह से जो उपभोक्ताओं के घर बिजली के बिल पहुंच रहे हैं वो खरबों की संख्या में पहुंच रहे हैं, यानी अब तक किसी का इतना बिल नहीं आया होगा, या ओवरऑल सारे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल की काउंट की जाए तो भी शायद इतना बिजली का बिल ना पहुंचे। तो ऐसे में बड़ी गलती यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। ललित, एक और बात है, ये गलती तब और बड़ी हो जाती है रंजना जबकि बिजली विभाग और आम आदमी इसके बीच एक डर का रिश्ता है। बिजली कटने का डर होता है, तमाम तरह के डर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई आत्मघाती कदम ये व्यक्ति उठाए तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगा कौन? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है, क्योंकि अगर वाकई उपभोक्ता जागरूक ना हो और ऐसे में इस बिजली बिल को ही सही माने और कहीं वो शिकायत ना करे तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा कदम भी उठा सकता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे ऐसे डर भी होते हैं, चाहे किसान हो चाहे जो गरीब उपभोक्ता है, कि अगर उसने बिजली का बिल नहीं भरा तो या तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, या फिर अगर खेतों में इस तरह के बिजली के बिल आते हैं तो आगे किस तरह से वो इसकी भरपाई करेगा। तो इन तमाम बातों को लेकर जरूर उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। ऐसे में अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब इस तरह का संक्रमण काल चल रहा है, जब मीटर रीडिंग नहीं हो रही है, तब ऐसे में जब बिजली के बिल उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच रहे हैं तो बहुत हद तक जांच पड़ताल के साथ ही पहुंचे। ना सिर्फ इस तरह के बिजली के बिल में ये बहुत बड़ी गलती इसलिए सामने आ गई, बल्कि अभी बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता भी परेशान है जिनकी बिजली की खपत इन दिनों उतनी नहीं हुई है, फिर भी 3 से 4 गुना बिजली का बिल उनको थमाया जा रहा है और उपभोक्ता मजबूरी में इन सारे बिलों का भुगतान करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ललित, वाकई कोरोना से ज्यादा करंट तो ये बिजली के बिल दे रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जरा राज द्विवेदी हमारे सहयोगी सिंगरौली से जुड़े हुए हैं। राज, ये जो बिल है जिसमें शून्य गिने नहीं जा सकते, इकाई दहाई सैकड़ा का सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, क्या रिएक्शन इसका मिला है और बिजली विभाग से कोई इसकी बात हो पाई या डर के मारे ये वहां तक जा ही नहीं पा रहा है? राज, बिल्कुल, ये डर मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आदमी है जिसको ये बिजली का बिल मिला है, रिचकन राम तिवारी हैं, डिग्गी गांव के रहने वाले हैं, तो ये इसमें गिन ही नहीं पा रहे असल में कि इनका बिजली का बिल है कितना, क्योंकि जो संख्या जितनी इन्होंने पढ़ी है वो उसके बाद का ये बिजली का बिल है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी बात जरूर हुई है, तो बिजली विभाग के अधिकारी भी अभी इस मामले से बिल्कुल अनजान है, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता खुद भी वहाँ बिजली विभाग नहीं जा पाया अभी तक कि आखिर पहले उसको पता चले कि हमें जमा कितना करना है, उसके बाद पहुंचे वहां बिजली बिल हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका ये मानना है कि अभी इस मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अगर कोई उपभोक्ता आता है तो हम जरूर देखेंगे, और उनका ये प्राथमिक रूप से ये कहना है कि लिफ्ट की त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा बिजली का बिल कैसे पहुंच जाएगा। लेकिन ये लापरवाही, गंभीर लापरवाही कही जाएगी, ये घोर गंभीर लापरवाही कही जाएगी। आप हमारे साथ बने रहेगा। सैयद जफर साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जफर साहब, एक बिल आया है 80,000 अरब, वो गरीब तो बेचारा, सिंगरौली का ये मामला है, वो गरीब तो अभी तक इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इसी पे अटका हुआ है। ललित जी, देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात तो ये कि जब कोई भी विषय आता है तो हम जैसे हम और आपको पूरे देश देखता है, प्रदेश देखता है, जनता देखती है, तो हमें वास्तविकता पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस प्रथम दृष्टि से इस बिल पर इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ कि संभवतः नहीं है 100% ये लिपि त्रुटि होगी, इसको हम स्वीकार करते हैं और ये माफ योग भी हो सकता है। जफर साहब, आपके घर का बिल कभी ऊटपटांग आया है इस तरीके का, और आपने बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटे हैं जब आप इतने मशहूर प्रवक्ता नहीं हुए थे तब? मेरा दूसरा, अगर आप पहलू समझ लेंगे तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा। पूरा सुन लीजिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि जो बिल जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है तब से एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जो 100 रुपए बिल कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू की थी, उसको रोकते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले साल के रीडिंग के बिल पर, जो बिल 200 रुपए 150 रुपए आता था पिछले 6 महीने के कार्यकाल को हम देखेंगे, वो अचानक 5,000 6,000 रुपए बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि ये हम इसको लिपिक त्रुटि स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे कोरोना के दौरान
बिजली उपभोक्ताओं को परेशान किया। और जो आप कह रहे हैं कि मेरा बिल या आपका बिल या किसी अन्य बिल जब परेशान होता है, तो मैं वही चीज तीसरा मुद्दा आपके समक्ष लाने वाला था जिसको आपने उठाने की कोशिश की। कि सवाल इस बात का है कि ये तो लिपिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो मजदूर है जिसका बिल वास्तव में 100 रुपए आना चाहिए तो उसका 600 रुपए आ गया। जी जी, 600 रुपए आना, ये कई बार लिपिकीय त्रुटि बड़ी जानलेवा हो जाती है, ऐसा कई बार हुआ। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश अग्रवाल साहब, सिंगरौली में बिजली उपभोक्ता 80,000 अरब से ज्यादा का बिल। देखिए ललित जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बाकी जो भी जुड़े होंगे आपके इस चर्चा में वो सभी जानते हैं कि केवल और केवल तकनीकी त्रुटि ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक तकनीकी त्रुटि को लेकर हम मनुष्यों का मजाक बनाए या व्यवस्था का मजाक बनाए, मुझे लगता है कि उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत नहीं लगता है आपको रजनीश अग्रवाल साहब? अब आप तो फेमस आदमी हैं, आपका बिल ज्यादा है तो वो बिना उसके बात के कम हो जाता है, जानलेवा हो जाता है बिजली का बिल। अग्रवाल साहब, आप जान रहे हैं इस बात को? जो आप संख्या बता रहे हैं बिल की, सिंगरौली के एक बिल की 80 अरब या जितनी भी संख्या बता रहे हैं, मैंने कहा कि केवल और केवल तकनीकी त्रुटि हो सकती है, केवल और केवल। वही मेरा कहना है, वो तकनीकी त्रुटि जान पर भारी पड़ रही है। 11,000 का बिल बाग मुगलिया में एक व्यक्ति के को दे दिया गया था, बाद में उसका बिल कंपनसेट किया गया, पर इन व्यवस्थाओं में बिल कंपनसेट कराना नहीं। देखिए, दो अलग अलग बातें। एक तो जो बिल है, बिल लॉकडाउन के दौरान का आधा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, चाहे वो संबल का हो चाहे सामान्य उपभोक्ताओं का हो, जो निर्धारित दर थी उससे आधा करने का काम किया है। दूसरी बात, जो बिल अगर किसी के ज्यादा हैं या अनापेक्षित हैं तो वो निश्चित तौर पर ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकता है, लिखित में भी कंप्लेंट कर सकता है, दूरभाष पर भी कंप्लेंट कर सकता है। और उसके मामले में जो रवैया हमारा विपक्ष के दौरान था वही सत्ता में है। हम उपभोक्ताओं के साथ कल भी खड़े थे, आज भी उपभोक्ताओं के साथ खड़े हैं। बस यही आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, आप हमेशा विपक्ष की भूमिका को कम नहीं होने देते पार्टी में रहकर भी। शुक्रिया आपका सैयद जफर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद आपका। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे डिस्कशन में जो मामूल सा बिल होता है वो किसी को मौत के मुहाने तक लेकर चला जाता है और फिर हम और विस्तार से उस पर चर्चा करने लगते हैं। ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, ऐसी लिपिकीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद उपचुनाव के रण की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर माहौल अब गरमाने लगा है। बीजेपी जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस उपचुनाव में करिश्मा दिखाकर सत्ता में वापसी करना चाहती है। दोनों पार्टी के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी दावा है। शुरुआत से ही जीतू पटवारी दावा करते चले आ रहे हैं। इस बार साइकिल से घूमने निकले, लोगों से चर्चा कर ली, तब दावा कर दिया। कह रहे हैं हम उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में वापसी करेंगे। सत्ता में वापसी को लेकर जीतू पटवारी का कॉन्फिडेंस हाई है। हाउस द जोश, कॉन्फिडेंस हाई। जीतू पटवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। साइकिल से निकले, लोगों से बातचीत की, पूछा कि कांग्रेस सत्ता में फिर से वापसी करेगी। लोगों ने जवाब भी दिया। वीडियो में लोगों ने पटवारी से पूछा कि क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, तो भी पटवारी कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं हाँ कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। तो कांग्रेस वापस आएगी, बिल्कुल आएगी, ये लोग भी कह रहे हैं, ये जीतू पटवारी भी कह रहे हैं, कह सब रहे हैं, पर इस पर को छोड़ देते हैं उपचुनाव तक के लिए, ऐलान तक के लिए। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, जीतू पटवारी मतलब हाउस द जोश के बाद जो नारे लगते थे उसकी सारी लिमिट वो क्रॉस कर गए हैं। पहले एक ट्वीट किया था कि साहब इस ट्वीट को आप संभाल कर रख लो कि तुलसी सिलावट तो अपनी सीट नहीं निकाल रहे हैं। आज साइकिल से निकले तो भी कॉन्फिडेंट है। कोई खास वजह? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उपचुनाव से पहले उनको ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता उसी जोश और उत्साह के साथ उपचुनाव में निकलें और जो ज़मीनी स्तर पर जो भी मुद्दे हैं उनको भुनाने की कोशिश करें कि किस तरह से भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी, किस तरह से खरीद फरोख्त की गई थी। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस में रणनीति तैयार भी है और उपचुनाव को लेकर तमाम जो चुनावी रणनीतियाँ हैं वो तैयार की जा रही हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर चर्चाएं की
की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक तरह से दल बदल का जो खेल है लगातार चल रहा है, यानी भाजपा से लोग दल बदल करते हुए फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें चल रही है। ऐसे में कांग्रेस थोड़ी सी उत्साहित जरूर नजर आ रही है कि वो इस वक्त पूरी तैयारी में है कि अगर उपचुनाव की घोषणा होती है तो 24 में से 24 सीटें वो जरूर अपने कब्जे में लेकर आएगी। लेकिन ललित, यहाँ पर इतना अति उत्साह, अति आत्मविश्वास सही नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा और कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसको भी खत्म करना होगा। क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस के नेताओं की अंदरूनी कलह को भुनाने की कोशिशें हैं और उसका फायदा उठाने की भी कोशिशें। क्योंकि इसके एवज में अगर कहें, कांग्रेस के एवज में कहें, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है और एकजुटता के साथ चुनाव में उतरती भी है। तो ऐसे में कांग्रेस को अभी अपनी रणनीति पर काम करना होगा ताकि वो उपचुनाव में, क्योंकि 24 सीटें एक साथ जीतना बहुत मुश्किल टास्क रहेगा, तो इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति और मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी। तभी वो 24 सीटों पर फतह हासिल कर पाएंगे। चाहिए जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति चल रही है। वक्त कम है रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बिलासपुर से बड़ा अपडेट आपको दे दें, निजी अस्पताल में युवती से गैंगरेप का मामला, आरोपियों को शिनाख्त के लिए अपोलो लेकर पहुंची है पुलिस। पीड़िता के सामने पहचान परेड होगी, ठीक सामने ये नहीं होती है नियम कायदे कानून के हिसाब से। इस तरीके से व्यवस्था रखी जाती है कि पीड़िता इन्हें देखकर पहचान सके। अस्पताल के 2 वार्ड बॉय हैं जिन पर यह आरोप है। 4 संदेही लाए गए हैं, शिनाख्त करवाई जा रही है। अपोलो मजिस्ट्रियल बयान में पीड़िता ने रेप की पुष्टि, रेप का बयान दिया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE हिसार के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की एक दवा खोजने का दावा किया है। यदि इसका परीक्षण सफल रहा तो कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो सकता है। मंडला के मनेरी में 2 महिलाएं कल्लो और शालिनी ने कड़ी मेहनत कर वीरान पड़ी पहाड़ी को 2.5 लाख पौधे लगाकर हरा भरा कर दिया। दोनों महिलाओं ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि उन पौधों की वो देखभाल और सुरक्षा भी करती रहीं ताकि उनकी मेहनत बर्बाद ना हो। सीएम ने शुक्रवार को पर्यावरण दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दोनों महिलाओं के काम की तारीफ की और इन्हें सम्मान राशि देने का ऐलान भी किया। तो सीएम ने इनकी तारीफ भी की। इधर कोरोना संकट काल के बीच इंदौर में एक दूल्हा फेस मास्क और प्रोटेक्शन शील्ड लगाकर घोड़ी पर दुल्हन को लेने के लिए राजस्थान के लिए निकला। कोरोना से बचने और लोगों को संदेश देने के लिए बारात में सिर्फ 8 लोग शामिल हुए, वो भी मास्क लगाकर। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी है सिल्वर लेक। इसने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये कुल निवेश बैठता है 10,202.55 करोड़। सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में अब हो जाती है 2.08% हिस्सेदारी। 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्ट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और एक दुखद खबर, आज सुबह रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां का निधन हो गया। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि अपने स्नेह और प्रेम से मुझे हमेशा राह दिखाने वाली मेरी पूज्य माता जी का आज सुबह स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा करते हुए बिताया और हमें भी सेवा भाव से जीवन बिताने को प्रेरित किया। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। आपको बता दें कि चंद्रकांता गोयल भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। माटुंगा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी थी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।